हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम क्लास 6 विज्ञान की सीरीज एनसीईआरटी बेस पर आप सबको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें हमने अध्याय 1 भोजन ये कहाँ से आता है, अध्याय 2 भोजन के घटक और अध्याय 3 भोजन से तंतु से वस्तु तक और अध्याय 4 वस्तुओं के समूह बनाना और अध्याय 5 पदार्थों का पृथक्करण हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो आइए हम अपनी इस सीरीज को आगे बढ़ाएं और अध्याय 6 का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, अध्याय 6 है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो आइए हम अध्याय 6 की पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए, क्या यह एक बड़े मज़े की बात नहीं होगी। वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे। अगर आपको परिवर्तन की कोई चीज़ मिल जाए तो क्या है जो आप बदलना चाहेंगे। तो वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर के कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं। शायद बहुत सी वस्तुएं। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसलें समयानुसार बदलती रहती हैं, पत्तियां रंग बदलती हैं और सूखकर पेड़ों से गिर जाती हैं। फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं। आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। इन सब के बढ़ने के साथ आपका वज़न भी बढ़ जाता है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ है कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं। आइए देखते हैं, क्या कुछ परिवर्तनों के साथ साथ समूहों में रख सकते हैं। हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तन को समूह में कैसे रख सकते हैं। इनमें से यदि कोई समानता मिलेगी तो वह हमारे लिए सहायक होगी। क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं। तो क्रियाकलाप 1 के जरिए आइए अध्ययन करते हैं। एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए। सावधानी बरतें कि वह फट ना जाए। गुब्बारे का आकार एवं माप बदल जाता है। अब उसकी हवा निकल जाने दें। क्रियाकलाप 2 देखते हैं। एक कागज़ का टुकड़ा लें और उसे चित्र 6.2 के अनुसार मोड़ें। इससे आपके कागज़ का टुकड़ा खिलौने हवाई जहाज़ों में परिवर्तन हो गया। आपको इस हवाई जहाज़ को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मज़ा आएगा। यदि आप थक जाएं तो कागज़ को पुनः सीधा कीजिए। यहाँ पे आप जहाज़ देख सकते हैं, कागज़ को मोड़कर बनाया खिलौना है जिसे हवाई जहाज़ कहते हैं। बचपन में हम लोग ये बहुत खेले हैं। क्या आपने भी खेला है। आप में से कौन कौन ये खेल खेले हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए।
आगे है क्रियाकलाप 3। गूंथे हुए आटे की एक लोई बनाइए, इससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए 6.3 की तरह। शायद आप इसके आकार में खुश ना हो और इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तन करना चाहेंगे। अब आपने क्रियाकलाप 1, 2 और 3 में जो 3 परिवर्तन देखे हैं उनके बारे में सोचिए। उनमें एक जैसा क्या है? क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और माप में वापस आ जाए? क्या कागज़ का माप पहले और हवाई जहाज़ बनाने के बाद समान है? क्या गूंथे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? आपने क्या निष्कर्ष निकाला? इन तीनों क्रियाकलापों में यह संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया है उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है। यदि हाँ, तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहा है उन्हें पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। आइए इन्हीं क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से करते हैं। क्रियाकलाप 4 देखते हैं। उसी गुब्बारे को लीजिए जिसका क्रियाकलाप 1 में उपयोग किया गया है। उसको उसके पूरे माप में फुलाइए तथा उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांधिए। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए। ओह, गुब्बारा फट गया। अब वही कागज़ का टुकड़ा लीजिए जिसे क्रियाकलाप 2 में आपने प्रयोग किया है। उसके ऊपर एक हवाई जहाज़ का रेखाचित्र बनाइए तथा उसे बाहरी रेखा के साथ साथ काटिए। गूंथे हुए आटे की लोई से रोटी बेल कर उसे तवे पर सेकिए। यदि आपसे वही 3 प्रश्न पूछे जाएं जिनके उत्तर आपने क्रियाकलाप 3 करने के बाद दिए हैं, तो इस बार उनके उत्तर क्या होंगे? हम देखते हैं कि जो परिवर्तन क्रियाकलाप 4, 5 और 6 में हुए हैं उनको वापस नहीं किया जा सकता है। आप पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं। इनको बार बार उपयोग करने से इनके आकार व माप में परिवर्तन हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उलट सकते हैं? आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते ज़रूर देखा होगा। वह मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? वह अब मिट्टी के बर्तन को भट्टी से सेकता है। क्या अब इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? 6.1 में कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं। आपके विचार में इनमें से किन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है? हमने देखा कि परिवर्तनों के वर्गीकरण का एक तरीका है ये देखा जाए कि क्या उन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है। कुछ सामान्य परिवर्तन और उत्क्रमित किया जा सकता है। कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा और गाढ़े घोल से इडली, ये आप देख सकते हैं और बताइएगा। क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? आइए देखते हैं। हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे। क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है? इन औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतया इस वलय का माप लकड़ी के हत्थे के घेरे में थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है या फैल जाता है। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडा हो जाता है तो सिकुड़ जाता है जिससे यह हत्थे पर कस जाता है। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है, जैसा कि चित्र 6.7 में दर्शाया गया है। धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। गर्म करने पर रिम पहिए पर, यहाँ पे आप देख लो, रिम पहिए पर चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं जिसमें रिम ठंडा हो जाता है तथा पहिए के ऊपर कस जाता है। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद ये उबलना शुरू हो जाता है।
अगर हम इसे लगातार गर्म करते हैं तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है। जल वाष्प में परिवर्तन हो रहा है। अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में आपने देखा कि जल वाष्प ठंडा करने पर द्रव जल में परिवर्तित हो जाता है। हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा है। गर्म करने पर बर्फ पिघलती है। ये किस में बदल जाती है? क्या इस जल को वापस बर्फ में बदल सकते हैं? आइए कुछ और परिवर्तनों को देखें। क्रियाकलाप 7 देखते हैं। एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापें। इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाएं। कुछ समय तक इसे जलने दें। मोमबत्ती को बुझा दें तथा पुनः उसकी लंबाई मापें। क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? यदि हम कुछ मोम बर्तन में और गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? इसका उत्तर आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते ज़रूर देखा होगा। वह मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? अब मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेकता है। वह मिट्टी के बर्तन को सेकता है। क्या अब इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? 6.1 में कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए। आपके विचार में इनमें से कौन से परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? सॉरी, हमने एक्स्ट्रा पढ़ दिया है यहाँ में। क्रियाकलाप 7 को धूप बत्ती से दोहराएं। जब तक ये पूरी तरह से जले प्रतीक्षा करो। धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई दी? धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाता है। ये कुछ राख तथा गैस के रूप में है। हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते, परंतु उनकी मन भावन सुगंध के कारण उन्हें महसूस कर सकते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? इसी प्रकार माचिस के तीले में क्या परिवर्तन हुए जिसे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया था? अभी तक हमने परिवर्तनों की नियत वस्तुओं या इनके पदार्थ पर देखा है। अब जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हो तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे? अध्याय 4 में हमने नमक को जल में घोला था। क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है? अध्याय 5 के क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था। इस प्रकार क्या हम ये कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? पहले ने पूछा कि क्या आपने दही को जमते हुए देखा है? गुनगुने गर्म दूध में दही को थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है। दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है। दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख देती हैं। कुछ ही घंटों में दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? हमने देखा कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने यह भी देखा है कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियाँ भी हो सकती हैं। ये संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सके। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके तथा परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित ना किया जा सके। अपनी उच्च कक्षाओं में इन परिवर्तनों को करने की विधियों के बारे में तथा इनकी वर्गीकृत करने के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बस तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट अध्याय में।